अब मिलते हैं आशीष सर से। आशीष सर, जैसा कि कीर्ति सर ने बताया, आप भी 8th में मेरिट, 10th में अच्छी परसेंटेज, तो आईआईटी से जो आपकी शुरुआत हुई, वहां से लेकर अभी तक का जो सफर, हम जानना चाहेंगे उस सफर के बारे में, आपकी इस यात्रा के बारे में। तो अगर मैं बात करूँ एजुकेशन की, तो मेरी भी एजुकेशन यहीं से हो रखी है, भगत सर से। जी। और हायर सेकेंडरी स्कूल से ही मैंने 10th करी थी। जी। 10th के बाद मुझे सही बताऊँ तो पता नहीं था कि करना क्या है। जी। तो मैं तो आर्ट्स लेने के लिए भी रेडी था। तो मेरा तो ये था कि कॉमर्स के अलावा कोई सा भी सब्जेक्ट दे दो, कर लेंगे अपन तो। ठीक है। तो कीर्ति सर थे, वो उस टाइम कोटा जाके आए थे। जी। तो इनके पता नहीं क्या दिमाग में क्या बात चढ़ी, क्या हुआ, ये मेरे लिए क्या है कि वहाँ से स्टडी मटेरियल लेके आ गए और डिस्टेंस लर्निंग चालू कर दिया। ये जो स्टडी मटेरियल अभी अपन ये 10th में दे रहे हैं, ये वहाँ पे 2007 में स्टार्ट हो गया था सबसे पहले, और रेजुनेशन स्टार्ट किया था। और वो ये स्टडी मटेरियल जो अपन दे रहे हैं वो उस समय आशीष अकेले में लेके आया था वहाँ से। तो वो क्या मटेरियल ये लेके आ गए, वो भी इंग्लिश मीडियम में लेके आ गए। मैं रहा हिंदी मीडियम का उस समय। जी। तो लेके आ गए और पकड़ा दिया, बोला इसको पढ़ो। अब ठीक है, पढ़ना चालू किया। तो एक पहली चीज़ तो इंग्लिश समझ में नहीं आती है, फिर डाउट आ जाते हैं बीच में, डाउट का क्या करें। तो मैं डाउट लेके सर के पास जाता। सर बोलते अच्छा ये डाउट आया है, एक काम करो, इस चीज़ को तुम 5 बार और पढ़ के आओ, फिर बताएंगे डाउट। तो 5 बार पढ़ गया तो वो डाउट क्लियर हो जाता है अपने आप। 5 बार पढ़ने से। तो क्या है कि चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लगी। फिर क्या है कि जैसे ही 10th पास किया, और इन्होंने क्या करा कि वहाँ एंट्रेंस एग्जाम होते थे उस टाइम, रेजिडेंस के, बंसल के। तो वहाँ पे इन्होंने फॉर्म भरवा दिया, वहाँ नंबर आ गया, तो वहाँ चला गया मैं। 2 साल वहाँ तैयारी करी, वहाँ जाके पता चला कि भाई पढ़ना किस चीज़ को बोलते हैं, किस तरीके से पढ़ाई करनी है। क्योंकि जो जनरली हमारा जो करिकुलम बोल दूँ, जो या फिर मैं बोल दूँ अपना जो क्या बोलते हैं अपनी बुक्स वगैरह हैं, वो इस तरीके की बनाई गई है कि हम जनरली उनको क्या है कि जिसको रॉट लर्निंग बोलते हैं, रटते रहते हैं। जी। कि भाई ये एक चीज़ पढ़ी, उसको 10 बार पढ़ा, रट लिया एकदम से, उतार लिया, और वो वैसे के वैसे हम लिख के लिखते हैं। पहली बार वहाँ जाके मुझे पता चला कि यार ये जो है रॉट लर्निंग, इससे भी ऊपर कोई चीज़ है, हम चीज़ों को समझ भी सकते हैं, हम बिना याद करे भी याद कर सकते हैं चीज़ों को। तो वहाँ से फिर थोड़ा मेरा अंडरस्टैंडिंग बनना चालू हुआ। 2 साल में वहाँ पे पढ़ाई करी रेजिडेंस में। 12th के साथ में ही राजस्थान बोर्ड से 12th करी थी इंग्लिश मीडियम। तो मेरा मीडियम भी वहाँ पे चेंज हुआ। दिक्कतें आई बहुत सारी बीच में मीडियम चेंज करने में, बट वो धीरे धीरे एक स्टेप्स जो है क्लियर होते गए। 2009 में जो है वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया था आईटी बॉम्बे में, और केमिकल इंजीनियरिंग मेरे को ब्रांच मिली थी उस टाइम। और 4 साल मैंने यहाँ पे बॉम्बे में निकाले। और मैं बोलूँगा वो जो 4 साल हैं वहाँ पे जिस लेवल का एक्सपोजर मिलता है। अब कोई बोलता है कि आईआईटी बॉम्बे में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, या मैं बोलूँगा ये जितने भी कॉलेजेस हैं, आईआईटीज ले लीजिए आप, या एनआईटीज ले लीजिए, ट्रिपल आईटीज ले लीजिए, जितने भी जीएफटीआईज हैं वो ले लीजिए, या जो गवर्नमेंट के एमबीबीएस कॉलेजेस हैं वो ले लीजिए। इन सब में ऐसा नहीं है कि पढ़ाई कुछ अलग करा देते हैं, लेकिन जो आपको वहाँ पे एक्सपोजर मिलेगा, जहाँ वहाँ पे आपको जो लोग मिलेंगे। अब अगर मैं आईआईटी बॉम्बे की बात करूँ तो वहाँ के सीएस ब्रांच में ऐसा है कि वो उसका जो कट ऑफ है वो क्लोज हो जाता है, उसमें 60 सीट्स हैं और वो 70-72 के आसपास क्लोज हो जाता है। मतलब टॉप के जो 70 बच्चे हैं उसमें से 60 बच्चे जो है आईआईटी बॉम्बे सीएस में जा रहे हैं। अब अगर मैं भी आईआईटी बॉम्बे में जा रहा हूँ, मेरे को एक मौका मिल रहा है उन 60 बच्चों से इंटरेक्ट करने का। वो किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से वो दुनिया को देखते हैं, किस तरीके से वो प्रॉब्लम्स को अप्रोच करते हैं, वो चीज़ जब मैं सुनता हूँ मैं, तो मेरे मेरे को भी एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है कि अच्छा मैं भी इस तरीके से चीज़ों को देख सकता हूँ। वो जो एक्सपोजर है वो एक यूनिक एक्सपोजर है जो अपने को हर कहीं नहीं मिल सकता, वो आपको इसी तरीके के कॉलेजेस में मिलेगा। और उसकी वजह से, क्योंकि कॉलेज में ऐसा है कि आपकी जो पढ़ाई होती है अपने जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में है, 10+2 में लगभग लगभग अपना कवर हो जाता है सारी चीज़ें। 80 to 90% चीज़ें कवर हो जाती है। कॉलेज में जो आपकी पढ़ाई होती है वो कुछ अलग तरीके की पढ़ाई होती है, जिसमें आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाता है। आप किस तरीके से लोगों से मिलते हैं, किस तरीके से सोचते हैं, आगे क्या करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें डेवलप होती है। और वो जो चीज़ें हैं वो इस तरीके के कॉलेज में बहुत अच्छे से डेवलप होती है। तो वहाँ से मैंने 4 साल कॉलेज करी। उसके बाद वहीं से प्लेसमेंट हो गया था। तो वहीं मुंबई में मैंने करीब करीब मुंबई में मैं 6 साढ़े 6 साल रहा हूँ, कॉलेज और उसके बाद में जॉब मिला के। और उसके बाद में मैं यहाँ दिल्ली में शिफ्ट हो गया था। दिल्ली में मैंने स्नैपडील से शुरुआत करी थी। स्नैपडील.com करके चलती थी उस टाइम कंपनी, फ्लिपकार्ट के जैसा ही राइवल था फ्लिपकार्ट का ही। और उसके बाद में मैंने एक दो स्टार्टअप्स में काम किया था। स्टार्टअप्स में काम करने के बाद में मैंने
ये करीब 2016 की बात है, 2016-17। थोड़ा मेरा पता नहीं, मार्केट का थोड़ा अंडरस्टैंडिंग है, तो मुझे उस टाइम पे रियलाइज हो गया था कि जो एजुकेशन इंडस्ट्री है आने वाले टाइम में, और वो भी ऑनलाइन एजुकेशन इंडस्ट्री है, वो आगे जाके काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री बनने वाली है। 2016-17 की बात है, जब आपके बाइजूस वगैरह इतना नहीं चल रहा था, और अनअकैडमी वगैरह तो वही नहीं करते थे। ये जो बाकी फिजिक्स वाला जितने भी ऑनलाइन जो अभी चालू हुए हैं, ये इनमें से कोई भी नहीं था। उस टाइम पे मैंने आकाश जो है, आकाश इंस्टीट्यूट दिल्ली में है, वहाँ पे मैंने अप्लाई किया था। और मेरा ये था कि ऑनलाइन में कुछ ना कुछ करना है, कि भाई हम, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड रहा है वो क्या है कि ऑनलाइन में रहा है। मैंने ई कॉमर्स में काम किया है, मैंने B2B ई कॉमर्स में काम किया है, तो इस टाइप की चीज़ों में काम किया। तो मेरा शुरू से ये था कि कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करो एजुकेशन में, और कुछ एडटेक, जो आजकल एडटेक जो नई टर्म चलती है, वो बनाई जाए। तो उसके लिए मैं क्या है कि आकाश में गया, क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने आकाश डिजिटल करके एक नया जो वर्टिकल है अपना चालू किया था, कि भाई वो ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे, और मुझे पता चला कि वो चीज़ कर रहे हैं। मैंने जाके वहाँ पे बोला कि भाई ठीक है, मेरे को भी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, मेरा बैकग्राउंड ऐसा है। तो दोनों के लिए हमारे बैठ गई बात कि भाई हाँ, मेरी रिक्वायरमेंट उनको थी, उनकी रिक्वायरमेंट मुझे थी। वहाँ पे मैंने आकाश डिजिटल पे काम करना चालू किया। और जो ऑनलाइन जो आप टेस्ट समझ लीजिए, ऑनलाइन जो लेक्चर्स होते हैं, लाइव लेक्चर्स होते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पे देखी, समझी, किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से बच्चों को परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है, वो सारी चीज़ों पे काम किया था वहाँ पे, इंक्लूडिंग जो उनकी मार्केटिंग कैसे करनी है, डिजिटल मार्केटिंग ले लीजिए या ऑफलाइन मार्केटिंग ले लीजिए। तो पूरा एक क्या है कि वहाँ पे आइडिया मिल गया कि किस तरीके से, एक तो हो गया टीचिंग, और एक हो गया कि भाई ओवरऑल हम अगर बच्चे का परफॉर्मेंस इंप्रूव करना चाहते हैं, तो टीचिंग के अलावा भी और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, टीचिंग को भी किस तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं टेक्नोलॉजी की हेल्प से। वो चीज़ें वहाँ पे करी। और उसके बाद में मैंने एक और कंपनी में काम किया था, हालांकि बहुत कम लोगों को पता है, लीड स्कूल करके एक कंपनी है, जो यहाँ पे जनरली वो क्या करती है, स्कूल्स में जाती है और उनको सपोर्ट करती है इन टर्म्स ऑफ स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करना, सॉफ्टवेयर वगैरह प्रोवाइड करना। वहाँ पे जो टीचिंग का जो मेथोडोलॉजी है, वो मुझे पता चला कि हाँ, एक तो हो गया कि अपन कोचिंग करा रहे हैं, ट्यूशन करा रहे हैं, एक हो गया कि हम एजुकेशन दे रहे हैं बच्चों को। अब एजुकेशन में आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आ जाती है साथ में। ऐसा नहीं है कि ये केवल ये बुक ली और इसमें से 2 चैप्टर निकाले, ये फॉर्मूला बताया, अच्छा ये इसको ऐसे सॉल्व करना, हो गया काम खत्म। ये है टीचिंग, ये है अपना कोचिंग। लेकिन अगर मुझे एजुकेशन देना है, तो इसके साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि भाई इसको किस तरीके से अप्रोच करना है, ये कहाँ पे आपको काम आएगा। अगर हम कल को ग्रेविटेशन की बात कर रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण जिसको बोलते हैं, तो ये काम कहाँ पे आएगा, उसका कैसे प्रैक्टिकल कर सकते हैं, और क्या चीज़ें कर सकते हैं। और अगर ये गुरुत्वाकर्षण कोई बच्चा आके अगर आपको समझा रहा है, तो सरल भाषा में किस तरीके से समझा सकता है आपको। तो ये एजुकेशन जो है, हम किस तरीके से दुनिया से इंटरेक्ट करते हैं, साथ के साथ ये चीज़ भी उसमें रहती है। और ये जो चीज़ है, ये हम स्कूल में दे सकते हैं, ये आप कोचिंग में नहीं दे सकते। और कहीं ना कहीं यही रीज़न भी था मेरा, कि मैं जब से आया था, शुरू से मेरा एक ड्रीम था कि भाई हमें बच्चों को कोचिंग नहीं देनी, हमें बच्चों को एजुकेशन देनी, ताकि आज IIT में जाके मेरे पास मान लो 20 बच्चे आए, उसमें से मैं 3, 4, 5, 6 को मैं IIT में भेज सकता हूँ, बाकी 14, 15 जो पीछे बच गए उनका क्या करें। तो उनको मैं इस तरीके की एजुकेशन दूँ, या जो ये सिस्टम है वो इस तरीके की एजुकेशन दे पाए कि वो कल को वो बच्चे जो है वो खड़े हो पाए अपने पैरों पे, और वो खड़े होके बोल सके कि यार देखो, मैं IITian हूँ, नहीं हूँ, फर्क नहीं पड़ता इससे, मैं एक सक्सेसफुल पर्सन हूँ, है ना। मेरे पास डिग्री है, उस कॉलेज की नहीं है, फर्क नहीं पड़ता, बट मैं भी उतना ही सक्सेसफुल हूँ, मैं भी पैसे कमा रहा हूँ, मेरे भी रेपुटेशन है, मैं भी सारी चीज़ें कर रहा हूँ, जिंदगी को एंजॉय कर रहा हूँ, वो जो IITian है वो भी एंजॉय कर रहा है, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो वो जो एक्चुअल एजुकेशन है, वो जो एक पर्पज है, वो इस पूरे सिस्टम का मैं कहूँगा कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव है। और यही देख के जब कोरोना आया था, तो कोरोना के टाइम पे क्या है कि सर का कॉल आया था कि भाई ऐसी ऐसी है बात, और इसमें हमें थोड़ी सी हेल्प चाहिए। मैंने कहा ठीक है, ट्राई तो कर लेते हैं, मन तो मेरा भी था। जब मैंने स्टार्ट किया बच्चों को पढ़ाना, और जब वो जिस लेवल का इंटरेक्शन हुआ क्लासेज में, भले ही वो ऑनलाइन क्लास रही थी, बट मेरी ऑनलाइन क्लासेज में समहाउ इंटरेक्शन बहुत अच्छा होता था बच्चों के साथ, बच्चे बोलते भी रहते थे। तो वो जो चीज़ थी, वहाँ पे मेरे को क्लिक हुआ कि यार नहीं, जो हम अभी कर रहे हैं वो मैं किसी और के लिए कर रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, मैं आकाश के लिए कर रहा हूँ, या लीड के लिए कर रहा हूँ, या और किसी के लिए कर रहा हूँ।
इसका लॉन्ग टर्म में मैं बेनिफिट क्या दे पाऊंगा, नहीं दे पाऊंगा नहीं दे कुछ भी। तो पाएंगे। मुझे लगा कि यार नहीं, मेरे को कुछ ऐसी चीज़ करनी है। और कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये चीज़ हमेशा बैक ऑफ द माइंड चलती रहती थी कि जैसे सर भी जब बात करते थे तो बोलते कि तुम्हारा सिलेक्शन हुआ, तो उसके बाद अभी तक किसी का सिलेक्शन ही नहीं हुआ आईआईटी में। तो कहीं ना कहीं मेरे को ये था कि यार मेरे एरिया में से क्या अभी तक कोई ऐसा बच्चा ही नहीं हुआ कि जिसका सिलेक्शन ना हो। क्या बच्चों ने पढ़ना बंद कर दिया और क्या बंद कर दिया, या क्या टैलेंट नहीं मिल रहा है। लेकिन जब मैंने बच्चों को इंटरेक्शन हुआ, जब मैंने क्लासेस ली, तो पता चला कि नहीं, बच्चे तो हैं, टैलेंट तो है, इनको बस गाइडेंस नहीं मिल रहा। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ दिमाग में बैठ गई कि यार नहीं, ये चीज़ तो करनी है। और उस टाइम डिसाइड किया कि यार नहीं, वहाँ जाके कुछ करना है, ऐसा करना है कि वहाँ से मेरे एरिया के लोग हैं वो जाके कहीं ना कहीं परवसर जो है एक जगह है, इसका कहीं ना कहीं नाम करें। क्योंकि यहाँ से अगर मान लो अगले 5 साल में 100 लोग भी अगर निकल के जाते हैं, 100 आईआईटीएन बन गए, 100 एनआईटीएन बन गए, या 100 साइंटिस्ट बन गए, कुछ भी बनते हैं, वो जाके नाम तो करेंगे ही, और वो पता नहीं कितने लोगों को और प्रभावित करेंगे, अपने आसपास के लोगों को। वो भी कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए हाँ। अपने एरिया, जिस जिस भी एरिया से आए हुए हैं, हम आज की बात करें, धोकलिया की बात करें, धोकलिया छोटी सी जगह है। बिल्कुल। अब अगर ये 2 बच्चियां जाती है और वहां पे जाके और अपना नाम करती है, जगह अपने जो छोटे से गांव का नाम करती है, और वो कहीं ना कहीं 5 साल 10 साल 15 साल आके अपने गांव के लिए कुछ ना कुछ तो करेगी। वो जो मोमेंट होगा वो धोकलिया की बहुत अच्छी चीज होगी। बिल्कुल होगी। सही। तो यही एक उद्देश्य रहा है कि भाई मैं यहाँ पे आया और वो चीज़ जो है वो बैठ गई दिमाग में, और अब क्या है कि अब मजा आने लग गया उस चीज़ में। बिल्कुल। उस चीज़ को करे जाए। यही बात है कि रट्टू तोता ना बनाए, उस बच्चे को वो चीज सिखाएं, समझाएं, कॉन्सेप्ट उसका क्लियर करें, उसके बाद उसको सफलता के शिखर पर पहुंचाएं। मैं आशीष सर लास्ट में आपसे ये भी पूछना चाहूंगा, ये मीडियम का जो इश्यू होता है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, कितना कुछ डिफाइन करता है हिंदी मीडियम वाले बच्चे के लिए आईआईटी? मैं ये कहूँगा कि अगर कोई लैंग्वेज जो सबसे इजी लैंग्वेज है दुनिया में वो इंग्लिश है। इंग्लिश से इजी लैंग्वेज कोई हो नहीं सकती। अगर इसका सिंपल एग्जांपल ले तो हिंदी की वर्णमाला में कितने लेटर्स हैं, इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स हैं, कोई मात्रा नहीं है, कुछ भी नहीं है। सबसे इजी लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है। अब दिक्कत यहाँ पे आती है कि हमें बचपन से लेके 10th तक हिंदी में पढ़ाया जाता है, और हमें कॉन्स्टेंटली हिंदी में पढ़ाने के साथ साथ डराया जाता है कि ये इंग्लिश है। हाँ, बिल्कुल और यही होता है। अगर इंग्लिश तुम्हें करनी है तो देखो ये हिंदी है, पहले हिंदी लो और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। लैंग्वेज का सबसे पहला रूल ये है कि आप ट्रांसलेट ना करें। तो मैं कोटा में गया था, पहले 3 महीने में डिक्शनरी लेके साथ में घूमता था। क्लास में मैं लिटरली साथ में एक डिक्शनरी लेके जाता था, टीचर को कुछ वर्ड बोल दिया, मैं डिक्शनरी में देखता था। फिर अब ये प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट हो गया मेरे लिए। 3 महीने बाद मैंने डिसाइड किया कि ये डिक्शनरी साइड में रखो, अब जो वो इंग्लिश में बोलेगा मैं वो इंग्लिश में सुनूंगा और इंग्लिश में समझूंगा। अगर उसने इंग्लिश में कुछ बोल दिया मुझे वैसे ही सुनना है और मुझे वैसे ही समझना है। तो अगर मेरे लिए टीचर ने बोल दिया बुक है तो मेरे लिए बुक है, अब मेरे लिए किताब नहीं है ये। ठीक है, मैंने उस तरीके से उसको समझना चालू किया। विद इन 1 मंथ मेरे को चीज़ें समझ में आने लग गई धीरे धीरे, और ये जो ट्रांजिशन है वो हो गया इजीली। तो ये जो डर है कहीं ना कहीं 2 चीज़ें बच्चों के दिमाग में होती है। एक तो कि वो शुरू से लेके इंग्लिश का जो इतना एक्सपोजर है वो नहीं मिलता। हालांकि इसका मैं ये बोलूँगा कि एक टाइम था जब मैं खुद डिक्शनरी लेके साथ में चलता था। तो जो मेजर 2 चीज़ें हैं जो बच्चे जिस वजह से डरते हैं ये इंग्लिश में आने के लिए, कि पहली चीज़ तो जो हिंदी मीडियम का बच्चा होता है उसे हिंदी में पढ़ाया जाता है पूरे टाइम, और कॉन्स्टेंटली उसको इंग्लिश से डराया जाता है। बिल्कुल। और दूसरा जब वो हिंदी से इंग्लिश में आता है तो वो क्या है कि वो ट्रांसलेशन में फंस जाता है। तो जो लैंग्वेज का बैरियर है उसके 2 मेजर पॉइंट यही हैं। एक तो कि बच्चे को कॉन्स्टेंटली हम बोलते रहते हैं कि भैया इंग्लिश अलग चीज़ है, हिंदी अलग चीज़ है, और ये इंग्लिश है, इंग्लिश से इतना एक्सपोजर नहीं रहता उसका। और दूसरी चीज़ रहती है कि वो जब भी इंग्लिश से हिंदी में ट्रांजिशन करने की ट्राई करता है, वो क्या करता है कि कहीं पे हिंदी आ गई तो उसको ट्रांसलेट करने बैठ जाता है इंग्लिश में, और जहाँ इंग्लिश आ गई उसको ट्रांसलेट करेगा पहले तो हिंदी में और फिर वो हिंदी को समझेगा। यहाँ पे चीज़ें दिक्कत कर देती है। यहाँ पे बच्चे क्या है कि उस ट्रांसलेशन में फंस जाते हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि जो भी बच्चे पहला तो जो ये सोच कर डर रहे हैं कि यार नहीं 10th हमने हिंदी में कर दी, अब 11th में तो हम इंग्लिश में नहीं जाएंगे, मुझे लगता है कि जो 10th में बच्चे हैं उसके लिए 11th क्लास सबसे बेस्ट ऑप्शन है इंग्लिश में कन्वर्ट करने का। अगर आप 8th में हैं तो 9th आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है इंग्लिश में कन्वर्ट होने के लिए। 10th में मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि इंग्लिश में जाने, क्योंकि बोर्ड होता है और बाकी सारी चीज़ें होती है, तो कहीं ना कहीं ये भी बैक ऑफ द माइंड हमारे दिमाग में रहता है कि नहीं 10th बोर्ड है तो परसेंटेज बना लें कहीं ना कहीं। तो 9th क्लास में बोलूँगा एक ऑप्शन है, 11th क्लास दूसरा ऑप्शन है, और
मैं तो बोलूँगा कि जो भी लोग इंजीनियरिंग या मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं जी उनको जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। हम देखो यहाँ पे हम ये नहीं बोल रहे हैं कि नहीं हिंदी कोई गलत चीज़ है, नहीं हिंदी बेशक हमारी मातृभाषा है और हमें हिंदी में बोलना चाहिए, हिंदी में यूज़ करनी चाहिए। बट हिंदी के साथ साथ अगर इंग्लिश आपको आती है और इंग्लिश में आप चीज़ें, क्योंकि ये नॉलेज है जो नॉलेज ग्लोबली अवेलेबल है, इंटरनेशनल लेवल पे जो साइंटिस्ट लोग अवेलेबल है, उन्होंने एक कॉमन लैंग्वेज बना रखी है इंग्लिश, जिसमें हम नॉलेज शेयर कर सकते हैं। जी अब अगर वो कोई नॉलेज शेयर कर रहे हैं और वो आपके पास आ रहा है और वो इंग्लिश में आ रहा है और आपको इंग्लिश नहीं आती है, आप केवल हिंदी में करना चाहते हैं, तो वो नॉलेज आप नहीं नहीं ले कर पाएंगे। पाएंगे, बिल्कुल पीछे रह जाएंगे। तो अब अगर वो नॉलेज हमें नहीं मिलेगा तो हम डेवलप भी नहीं कर पाएंगे और वापस नॉलेज दे भी नहीं पाएंगे। तो ये तो एक लैंग्वेज है जिसमें हम नॉलेज एक्सचेंज कर सकते हैं। अब दिक्कत ये है कि जो इंजीनियरिंग है और मेडिकल है, इनकी जो बुक्स हैं आगे जाते हैं, जी तो जो फर्स्ट ईयर की बुक्स ले लीजिए या फिर बाकी आगे की बुक्स ले लीजिए, वो सारी बुक्स जो है वो इंग्लिश में है, वो हिंदी में अवेलेबल ही नहीं है। तो अगर आप इनिशियली मान लो आपने 12th तक हिंदी कर लिया, नीट या फिर आईआईटी या कोई दूसरा एग्जाम जो भी दे रहे हैं वो भी हिंदी में दे दिया, ठीक है वहां तक हो जाएगा। लेकिन जब आप कॉलेज में जाएंगे वहां आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि एक पेड़ है, पेड़ जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा वो वैसे वैसे क्या हो जाएगा, वो हार्ड होता जाएगा, वो रिजिड होता जाएगा और उसको अब चेंज करना उतना ही डिफिकल्ट होगा। तो वही इसीलिए है कि जितना जल्दी अगर आप इस चीज में चेंज हो जाते हैं, बिल्कुल। क्योंकि देखिए हिंदी जो है, हिंदी हम भूल नहीं सकते। हाँ हिंदी हमारी जो लैंग्वेज है, जो हम आज इंटरेक्शन कर रहे हैं वो हिंदी में ही कर रहे हैं, तो उसको तो मैं भूल ही नहीं सकता कभी। जी ये तो एक दूसरी चीज है जो मेरे को चाहिए, जो एक स्किल बोलूंगा मैं तो इंग्लिश को, इंग्लिश कि जिससे मैं नॉलेज शेयर कर सकता हूँ या नॉलेज गेन कर सकता हूँ। ये एक चीज हो गई। तो आज बातचीत से हमें बहुत अच्छा लगा। अपने गांव को, अपने क्षेत्र को किस प्रकार से ऊंचा उठाएं, ऐसा भाव मन में सोचकर आगे बढ़ने वाले दोनों भाई कीर्ति आजाद और आशीष पारिक एक बहुत अच्छा काम करते हुए इस पर्वतसर में एजुकेशन सिस्टम के में बहुत सुंदर बदलाव लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अगले रविवार को फिर आपको मिलाएंगे किसी अगली हस्ती से। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं। धन्यवाद।